मेरे प्रिय देशवासियों, ऐसी क्या वजह थी कि नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी स्टेचू बनवाई? कौन थे आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? किसी भी इंसान को अगर परखना है, समझना है, जानना है, तो फिर उनके विचारों पर जाना जरूरी होता है। बीजेपी हो या आरएसएस, एक ही चीज है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा क्या लगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू बनाना चाहिए? वो क्यों याद करते हैं? जरूरी नहीं है कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, हो सकता है कल कांग्रेस की हो, और इसके बाद और कोई किसी और को चांस दे दिया जाए, या यदि बीजेपी की तरफ से है तो हो सकता है और कोई नया कैंडिडेट बदल दिया जाए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू बनवाया पूरे देश और दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए कि यद्यपि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है और बीजेपी का कार्यकर्ता होने के बावजूद इस देश का प्रधानमंत्री भी है। कौन? नरेंद्र मोदी। लेकिन बीजेपी के तौर से प्रधानमंत्री रहते हुए वो किसको याद कर रहे और क्यों याद कर रहे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसका रीजन क्या है? नरेंद्र मोदी भी ओबीसी के हैं, लेकिन आखिर ऐसी क्या रीजन है कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से उतनी मोहब्बत है और उनका स्टेचू बना दिया? जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनाए गए, लेकिन आरएसएस के विचारधारा के, और 30 साल उन्होंने ऐसी कड़ी मेहनत की आरएसएस में रह के, आरएसएस के लिए। तो जाहिर सी बात है, क्या वो भारत का एक्चुअल में भला चाहेंगे? उनके भाषणों पर थोड़ा गौर करें। और इसलिए उसकी शुरुआत बिहार से की गई, क्योंकि कांग्रेस ने जब देखा कि अब कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देश में हिंदू और मुसलमान के अलावा बोले अब कुछ बचा नहीं है, तो एक ब्रह्मास्त्र फेंक दिया। क्या? ओबीसी आरक्षण। बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा स्टैचू बनवाया, तकरीबन 3000 करोड़ रुपए लगा करके। तो उसी को ब्रह्मास्त्र बना करके कांग्रेस ने मार दिया। बोले क्या करना है? ओबीसी आरक्षण। अब ये अलग बात है, जब दो पक्षों से तीर चलते हैं तो जनता को उससे सरोकार होता है नहीं होता है, ये बहुत दूर की बात है। क्या लाभ मिलेगा इनके भविष्य में, ये दूर की बात है। लेकिन फिलहाल ब्रह्मास्त्र चला दिया कांग्रेस ने। तुम चलते, जब भारत का संविधान बन रहा था तो सबसे पहला जो आर्टिकल लिखा गया है वो 340 है, अनुच्छेद 340। 340 को पहले इसलिए रखा गया क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर किसी की है तो वो है भारत में, भारत का ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, उसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए वो 340 में रखा गया। लेकिन जब इसका प्रस्ताव आया, 340 को जब प्राथमिकता दी, तो संविधान सभा में सर्वप्रथम 3 लोगों को दिखाना होता था, और उसमें से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तीन ऐसे नामी गिरामी लीडर थे संविधान सभा में कि डॉक्टर अंबेडकर की बातों को किस तरह से जोड़ना है, रखना है या नहीं रखना है, ये सबसे पहले तीन लोग, क्योंकि ये भारतीय राजनीति के तीन बड़े दिग्गज नेता थे। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल बैरिस्टर थे, और ये दौर देखिए जब ओबीसी आरक्षण की बात चल रही, तो इस समय संविधान सभा में 308 सदस्य थे और उसमें से कांग्रेस के 212, और इन तीनों की मंजूरी के बगैर प्रस्ताव को तोड़ा मरोड़ा या पास नहीं किया जा सकता था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने 340 का प्रावधान किया और सर्वप्रथम सरदार पटेल को दिखाया, सरदार पटेल को दिखाया। तो डॉक्टर अंबेडकर से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सवाल किया, प्रश्न किया कि बोले ये ओबीसी कौन है। डॉक्टर अंबेडकर से सवाल कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कि बोले ये ओबीसी कौन है, हुई जो ओबीसी। बोले हम तो केवल एससी और एसटी को जानते हैं, उनको मानते हैं। तो बोले फिर ये ओबीसी आपने कहां से लाया, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद ओबीसी से थे। तो उन्होंने ओबीसी से संबंधित इस 340 का सबसे पहले विरोध किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विरोध क्यों किया होगा, ये सोचने लायक बात है। क्योंकि उसके पीछे गांधी और नेहरू थे, और गांधी और नेहरू के पीछे भी यदि हम पीछे लौट करके देखते तो फिर गुरु गोलवलकर को जरूर याद रखना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा, इट्स ऑल राइट मिस्टर पटेल, मैं संविधान में आपकी बात एज इट इज डाल देता हूँ, एज इट इज जैसा आपने बोला है ओबीसी कौन है मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, लेकिन ये भी डाल देता हूँ कि इसके लिए गठन का आयोग किया जाए। बोले एक गठन बनाना आवश्यक है और वो तय करेगा कि इनकी जातियाँ कितनी हैं और इसको करना क्या है। खुद ओबीसी के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक्सेप्ट नहीं किया, न नेहरू ने न गांधी ने। इनको पता नहीं था कि ओबीसी कौन है। और जब देश के राष्ट्रपति बनने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उनको भी नहीं मालूम कि ओबीसी कौन है, और इसलिए इसकी पहचान कराने के लिए एक आयोग गठित करने का आदेश दिया गया। तब राजेंद्र प्रसाद भी यही सवाल करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जिसका एक आयोग बनाने की बात कर रहे हो कि ओबीसी कौन है। तो डॉक्टर अंबेडकर को ये दिखाना था इस देश के लोगों को और इस देश की संविधान सभा को कि ऐसे ऐसे हमारे देश में लोग हैं जो ओबीसी को नहीं जानते। और डॉक्टर अंबेडकर को गांधी, नेहरू और राजेंद्र प्रसाद को दिखाना था कि तुम्हारी और बाकी प्रतिनिधियों को दिखाना था कि ओबीसी को सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये सारे लोग
आरक्षण नहीं देना चाहते, प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते। कौन नहीं देना चाहते हैं? यही कांग्रेस के लोग। और ओबीसी की पहचान बनाने के लिए आयोग नहीं बना, इसको अस्वीकृत कर दिया गया। तब डॉक्टर अंबेडकर मजबूर हो गए कि बोले भी एक तरफ पूरी की पूरी कांग्रेस की फौज खड़ी है, तो बोले ऐसी जगह में मैं काम नहीं करूंगा। इसलिए 27 सितंबर 1951 को अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये थे डॉक्टर अंबेडकर। और भारत के ओबीसी के लोग कितने सारे पॉलिटिक्स में आज सांसद है, विधायक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस समाज के, जिस कौम के लोग यदि नालायक हो, वो अपनी कौम को कभी लायक नहीं बना सकते, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है। और भारत के ओबीसी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इस बात से सरोकार कतई नहीं है, क्योंकि वो खुश मंदिरों के नाम पे है। बोले भारत में बोल देंगे कि मुसलमान गलत है, तो सारा का सारा वो तबका इस देश का ओबीसी और उसमें मिला करके ये पूरा देश खड़ा हो जाता है और बोलता है यार गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और भारत के ओबीसी के लोगों को इस देश का ब्राह्मण समझाता है कि आरक्षण केवल एससी और एसटी के लिए। तो ये था आर्टिकल 340 ओबीसी के आरक्षण के लिए। भाई अब सवाल उठता है कि उसमें जब लिखा गया है तो उसके लिए आयोग बनना चाहिए, और तब से अब तक कभी आयोग ना तो पर ध्यान ही नहीं गया। एक बार हुआ था मंडल कमीशन, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसलिए ये बात सिद्ध करती है कि डॉक्टर अंबेडकर ने, ये जनसंख्या का आधार था। सबसे पहला 340, यानी पहले जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसके लिए सबसे पहला 340 लिखा गया, और उसके बाद शेड्यूल कास्ट के लिए उसकी जनसंख्या 15% थी, इसलिए 15%, और उसके बाद आदिवासी था इसलिए उसको 7.5%। यानी जनसंख्या के आधार पर जिसकी जितनी ज़्यादा जनसंख्या उसको उसकी कलम लाइन से लिखी हुई है 340, 41 और 42, अर्थात जनसंख्या के आधार पर। यदि इस देश में अगर सोचा जाए कि सबसे बड़ा आरक्षण किसके लिए है, तो फिर वो भारत का ओबीसी समाज है। लेकिन हम देखते हैं 52 के बाद और उसके बाद मंडल कमीशन आता है, और उसके बाद अभी जब कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा, तब फिर कांग्रेस को याद आता है कि नहीं, वापस उसी को लागू करना चाहिए। मिस्टेक इज मिस्टेक। लेकिन भारत में ये प्रचार होता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पिछड़ा वर्ग के लिए क्या किया। पिछड़ा वर्ग क्या है? सोया हुआ है, मंदिर जाना है, मुसलमान के मस्जिद में ज्ञानवापी ढूंढना है। क्यों ढूंढना है? क्योंकि भारत का पिछड़ा वर्ग का इंसान किसी कोर्ट कचहरी में नहीं जाना चाहिए, किसी प्रशासनिक पद पे नहीं बैठना चाहिए, कलेक्टर नहीं बनना चाहिए। इसलिए उसके हाथ में झंडा थमा दिया जाता है, चल बेटा आरएसएस का झंडा निकाल, साला तेरी औकात यही है। अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि केवल एससी एसटी को आरक्षण है, और यह सवाल उठाया भी इसलिए जाता है ताकि कभी भी ओबीसी के दिमाग में ये बात ना आए कि साला इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई आरक्षण है
तो वो इस देश के ओबीसी को है। वो जागृत नहीं होना चाहिए। तो फिर उसके लिए क्या करना है? हिंदू खतरे में है। हिंदू बनो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट में बताया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो बोले इस देश के ओबीसीओ को की नींद खुलना नहीं चाहिए, ये जागना नहीं चाहिए, इसलिए मंदिर मस्जिद में उनको सारी जिंदगी भर के लिए उलझा दिया। बोले हिंदू बनो तो हिंदू ही बनो। हिंदू इसलिए बनो बोला जाता है क्योंकि ओबीसी का इंसान शासन प्रशासन और कोर्ट कचहरी में यदि जाकर के बैठ गया और उसकी जनसंख्या यदि 52% है, तो शैक्षणिक क्षेत्र में 52% हो जाएगा। शिक्षा अकेले को 52% हो जाएगी, नौकरी अकेले को 52% हो जाएगी, राजनीति में उसके 52 आदमी घुस जाएंगे, और आर्थिक तौर पर इस देश के अंबानी अडानी जैसे 52 लोग अगर अमीर बन गए, और इस देश के राजनीति में पूरी तरह से यदि 52 मजबूत लोग आ गए, तो बोले इस देश के ब्राह्मण बनियाओं के पास क्या बचेगा? तो फिर उनको बोलते कि साला हिंदू खतरे में है। अडानी अंबानी के जगह पर वो 52 उनके लोग खड़े हो जाएंगे इस देश में, और ये होना नहीं चाहिए। इसलिए बड़े प्यार और मोहब्बत से बोला जाता है, यार हिंदू खतरे में है। सूर्य नमस्कार करो भाई, कभी सामाजिक उन्नति ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हिंदू बनेगा तो नौकरी, राजनीति, आर्थिक तौर पर यानी बिजनेस में नहीं बनेंगे, नौकरियों में कलेक्टर, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बनेंगे, और शिक्षा में रहेंगे नहीं तो फिर गाय और गोबर उठाने की ही बात करेंगे। और इस तौर तरीके पर नौकरी, राजनीतिक आधार पर ये जब खड़े नहीं होंगे, तो इनके जो पद रिक्त रहेंगे, तो फिर बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है कि नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। कौन? भारत का ओबीसी। तो बोले किसका बेटा बैठेगा? साला ठाकुर का बैठेगा, नहीं तो बनिया का बैठेगा। और इनको क्या करना है? तो बोले सड़क पे खाली तलवार निकाल देंगे। कौन? ओबीसी के लोग। करना क्या है? मुसलमान से नफरत करना है। और इसलिए ओबीसी के लोग तब से अब तक करके नालायक ही रह गए, केवल मंदिर के पीछे। पढ़े लिखे बहुत है, और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मालूम है कि मैं खुद ओबीसी का हूं। मैं क्यों साला इनका भला करूं जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ध्यान नहीं दिया था। ओबीसी कौन है बोले? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर किसी ओबीसी ने दिया है? नहीं दिया। किसने दिया? आरएसएस ने दिया। एंड आरएसएस इज द मदर ऑफ टेरर। तुमको नौकरियां मिलेगी 2024 में जब चुनाव आएगा तो डंके के चोट पे बोला जाएगा नौकरियां चाहिए बेटा, तुम्हारी औकात यही है, आत्महत्या करो। पिछले 7-8 सालों में 50,000 बेरोजगारों ने आत्महत्या की है, 50,000 किसानों ने की है। किस लिए की? तब वो सीना ठोक के कहता है कि यस आई एम 56 इंच पर्सन। 56 इंच का सीना है भाई, सारा दारू चढ़ती है चढ़ने दो, जनता मरती है मरने दो। और ये आज से नहीं है, 1950 से लेकर के यथावत चल रहा है। कभी ओबीसी के लोगों ने सोचा है कि कितने सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं, कितने आईएएस इस देश में 75 सालों में बने? किसी ओबीसी वर्ग के इंसान ने कभी सोचा है? लेकिन उसने तो ये जरूर सोचा है साला हिंदू है ना यार, हम लोग छोड़ो ना, क्या लेना देना है। आपस में हिंदू के नाम पर कटना मरना जरूरी है, क्योंकि हम इंसानों का क्या काम है? अरे एक धर्म वाले का साला दूसरे धर्म वाले इंसान को काट डालना बस। इसलिए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ कहते, संत है भाई, लेकिन डंके के चोट पे कहता है कि एक हाथ में किताब भी रखते हैं और एक हाथ में तलवार भी रखते हैं। तलवार किस लिए? काट दो साले को गर्दन।
वो जानता है, लेकिन इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को कभी घंटा फर्क पड़ता ही नहीं है। उसको जाना केवल मंदिरों की तरफ है, एजुकेट नहीं होना है। और इसलिए आज भारत में ओबीसी का मुद्दा उठाया गया है, जो कि भारत के संविधान की देन है। शुक्र है कम से कम कांग्रेस को अपने 65 सालों के कैरियर में याद नहीं आया, लेकिन आज आया है, शुक्र है। अब तो याद आया।